गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ये क्लास हमारी 10th की साइंस की सीरीज है। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। तो जैसे आप देख सकते हैं, दूध का जमना, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं और अंगूर का किण्वन हो जाता है। जैसे दूध का जमना, भोजन पकाया जाता है। आप इन जो सभी उदाहरण हैं इन पर विचार कीजिए और बताइए कि ये क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो देखिए, जैसे दूध का जमना, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। ये जो सभी अभिक्रियाएं हैं हमारे दैनिक जीवन में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है, आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है और हम इन्हें कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो क्रिया हुआ है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसे आप निम्न शर्तों के आधार पर पता लगा सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं अगर होती है तो उसके पहला निम्न पॉइंट पर आधार पर उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। परिवर्तन, यदि कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है तो उसकी जो अवस्था है उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तीसरा, गैस का उत्सर्जन। और चौथा, रंग का परिवर्तन। अगर कोई भी अवस्था में आपको अगर यदि पता लगे कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तापमान में परिवर्तन हुआ है, या गैस में उत्सर्जन हुआ है, गैस का उत्सर्जन हुआ है और रंग का परिवर्तन हुआ है, तो वह अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे हमने दूध रखा, कहाँ रखा, खुले में छोड़ दिया और ये क्या बन गया, दही बन गया। दूध से दही बन गया। पहले दूध कैसा था, दूध कैसा था, पतला था, लेकिन दही कैसे हो गया, खट्टा हो गया और मोटा सा हो गया, मतलब थोड़ा मोटा हो गया। मतलब दूध पहले लिक्विड था लेकिन ये थोड़ा हल्का ठोस में बदल गया और जो दही था वो खट्टा हो गया। इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, दूध से दही बन गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ। गैस का उत्सर्जन, इसमें जरूरी नहीं है कि सभी में गैस का उत्सर्जन हो। और रंग का परिवर्तन, इसमें रंग का जो परिवर्तन हुआ इसमें रंग का परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब कि इन चारों अवस्थाओं में यदि कोई भी एक अवस्था मिलती है तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दूध से जो दही बना है उसमें अवस्था का परिवर्तन हुआ है। अवस्था का परिवर्तन हुआ है। आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि एक लोहा जो होता है वो पहले काला टाइप का होता है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाती है तो वो लाल का हो जाता है, हल्का लाल भूरा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किसके कलर में, रंग में परिवर्तन हुआ है। पहले ये काला था लेकिन अब क्या हो गया है, लाल भूरा हो गया। तो इसके जो रंग है उसमें परिवर्तन हुआ। अतः लोहे में जो जंग लगती है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया और दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप कई उदाहरणों से समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं जिनकी अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग का परिवर्तन के आधार पर किसी भी अभिक्रिया को आप ये बता सकते हैं कि वह एक रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है। यदि इन चारों में से कोई भी एक अभिक्रिया का पालन होता है, कोई भी एक अवस्था का पालन होता है, तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और बता सकते हैं। यदि आपको पता चला कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, अब समस्या ये हो गई कि आखिर हम इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे किस प्रकार। मतलब अब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखना किस प्रकार है, तो लिखने के लिए हम इससे कई तरीके अपनाते हैं। तो पहले हम रासायनिक अभिक्रिया समझ लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया को आप किस प्रकार। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है या फिर बनाता है। तो यह जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर देखिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, किंतु एक रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार लिखना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि अब इतनी बड़ी रासायनिक अभिक्रिया
लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को लिखने के दो तरीके होते हैं। आप उन्हें बड़ी आसानी से और सरल पूर्वक विधि से लिख सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आप मैग्नीशियम लिखेंगे, यहाँ मैग्नीशियम, और ये हुआ मैग्नीशियम, और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसे प्लस करेंगे, जिसकी उपस्थिति में होता है उसे प्लस करेंगे, और ये आप यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन, और फिर तीर का एक निशान बनाएंगे। और जो बनाता है, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जलकर, तो मैग्नीशियम जो रिबन जला है तो यहाँ आप मैग्नीशियम को लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में था तो ऑक्सीजन लिखेंगे। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो तीर के निशान में आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। ये क्लास 10th का जो है फर्स्ट क्लास है हमारी। यदि आप इसी तरह की साइंस, अगर क्लास 10th की साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है, शुभ ज्ञान यूट्यूब चैनल, उसे आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सभी लोग वीडियो देखते हैं उनको अच्छी नॉलेज मिल सके और वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो को आप जरूर से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, देखिए पहले रासायनिक अभिक्रिया हुई तो आप इस प्रकार लिखें, फिर रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। लेकिन इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो यह एक रासायनिक समीकरण इस प्रकार नहीं लिखा जाता, इससे भी और संक्षिप्त रूप है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के। इसके लिए आपको इन सभी के संकेत लिखने होंगे, संकेत इन सभी को आपके लिखने होंगे। तो जैसे मैग्नीशियम का जो संकेत है वो Mg होता है, और जो ऑक्सीजन का संकेत है O2 होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो MgO होता है। MgO2 जो है अभिक्रिया कर क्या बनाती है, MgO बनाती है। ठीक है, क्लियर। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप लिखेंगे तो आप यहाँ रासायनिक समीकरण को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। तो जो सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है वो तरीका संकेतिक रूप में या फार्मूला के रूप में, संकेती रूप में सबसे ज्यादा प्रचलित यही फार्मूला है, संकेतिक रूप में। देखिए ये जो समीकरण लिखा है Mg प्लस O2 MgO। अब हम यह देखेंगे कि यह एक समीकरण संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। अब संतुलित समीकरण या असंतुलित समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे हम आगे समझ लेते हैं। अब समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपने कक्षा नौवीं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो इस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप नियम लिखना चाहें तो नियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का उत्सर्जन और ना ही विनाश किया जा सकता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान का ना तो उत्सर्जन और ना ही विनाश किया जा सकता है, यह एक द्रव्य संरक्षण नियम है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो, देखिए कि आप इसे सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। मतलब कि यदि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, जैसे आपने यह कराई C और प्लस O2, आपने CO2, यह एक रासायनिक अभिक्रिया आपने कराई। आप समझ सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है, तो अभिकारक ये कहलाते हैं, ये अभिकारक हैं, और ये क्या है, उत्पाद हैं। ये क्या है,
उत्पाद, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो पहले हम अभिकारक और उत्पाद की आपको परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि ये देखिए C कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो 1 1 2 कितना हुआ, 3 हो गया, और 2 और 1 3, मतलब कि ये भी 3 हो गया। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान और जो उत्पाद का द्रव्यमान है वो क्या है, बराबर होते हैं। तो यानी ये और ये 3 3 बराबर होते हैं। और कभी कभी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो जो यहाँ के जो द्रव्यमान होते हैं और जो यहाँ के द्रव्यमान होते हैं कभी कभी सेम नहीं होते। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं ताकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह लागू हो सके और जो अभिकारक और उत्पाद के जो द्रव्यमान होते हैं वो बराबर हो सके, और इसीलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी। तो पहले हम जान लेते हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, फिर हम आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे एक हमने अभिकारक को पहले समझ लेते हैं। तो पहले हमने एक रासायनिक अभिक्रिया कराई CO+O2, ये क्या बन गया, CO2। तो ये देखिए, ये जो तीर के इस पार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, और जो तीर के उस पार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो पहली बात कि वे कारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, अभिकारक, या फिर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लिखिए, आप यहाँ अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते। जैसे आप उदाहरण के तौर पर इसे लिख सकते हैं, अगर आप उत्पाद की बात करें तो उत्पाद किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक क्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। एग्जाम्पल ये दोनों के लिए दिया हुआ है कि C+O2 CO2 अभिकारक और उत्पाद, कि वे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त हो उत्पाद कहलाते हैं। जैसे हमने कार्बन को और ऑक्सीजन को अभिकारक के रूप में लिया और इन्होंने क्रिया कर क्या बनाया, उत्पाद बनाया, और उसी प्रकार जो उत्पाद हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए